सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं यज्ञदत्त त्रिपाठी केंद्रीय विद्यालय मसरख से हिंदी के कालांश में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बेटा, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित ल्हासा की ओर, ठीक है, ये पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, ल्हासा की ओर, ये इस पाठ के लेखक हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। सबसे पहले लेखक के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, और एक बहुत ही चर्चित उनकी एक रचना है मध्य एशिया का इतिहास, जो कि आपके विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। राहुल जी का बहुत सारा ज्ञान केवल यात्रा और घूमने के दौरान प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक जो है एक तरह का की तपस्या है, एक तरह का यात्रा भी एक तरह का ज्ञानोपार्जन का मार्ग है। ये जो पाठ है आपका, ये पाठ राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान, जब तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जा रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए प्रमुख अंश के रूप में प्रस्तुत किया है। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था। ये घटना 1929-30 के आसपास की है, जब जो है राहुल जी नेपाल के रास्ते तिब्बत गए थे और सीमा विवाद दोनों देशों के बीच चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों को तिब्बत जाना मना था। लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी का वेश बनाना पड़ा। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी तो दी ही है, साथ ही उन्होंने राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से भी किया है। ठीक है, अब इस पाठ को पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। तिब्बत के रास्ते पे जो है लेखक जा रहे हैं। फरी कलिंगपोंग का जब रास्ता नहीं बना था, तो एक किसी दूसरे रास्ते से जा रहे थे, तो उस रास्ते का वर्णन किया है कि वहाँ पर नेपाल और हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत आया जाया करती थीं। उस रास्ते पे फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। ठीक है, इस तरह जो है लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तिब्बत जाने के लिए मुझे नेपाल के जिस रास्ते को अपनाना पड़ा, उस रास्ते हमारे देश और तिब्बत की बहुत सारी वस्तुएं आती जाती थीं, आयात और निर्यात होता था। उस रास्तों में पुराने किले थे, जहां चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी। तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था। वहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं था। वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। वहाँ के लोग बहुत मददगार होते थे।
अपने हों अथवा अपरिचित हों, वे सभी की सहायता करते थे तिब्बती लोग। वहाँ का विशेष पेय क्या है? चाय है। आप जैसी चाहें बनवा सकते हैं। लेखक की मुलाकात मंगोल के एक भिक्षु सुमति से होती है, जिसे वहाँ के रास्तों का अच्छा ज्ञान है। चूँकि वे भिखारी के वेश में थे, फिर भी उन्हें ठहरने की अच्छी और सुलभ जगह मिल गई थी। लेखक बताते हैं, जबकि वह 5 वर्ष पहले जब एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए थे, तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी थी। ठीक है। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं लेखक कि तिब्बत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह थोंगला को पार करना था अब उन्हें, जो ऊंचाई के साथ साथ खतरनाक भी थी। थोंगला की कुल ऊंचाई 16 से 17,000 फीट थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इस उजाड़ सी जगह में डाकू आराम से रहते थे। इसी खतरनाक जगह पर यदि कोई मर जाता था तो उसकी कोई चिंता भी नहीं करता था। यहाँ डाकू किसी का सामान लूटने से पहले उसे मार देते थे। क्यों मार देते रहे होंगे? क्योंकि उन्हें भी डर रहता था कि शायद इसके पास भी कोई अस्त्र हो तो ये हमको ना कहीं मार दे, तो लूटने से पहले डाकू मार देते थे, चाहे उसके पास कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन उसकी जान ले लेते थे। यहाँ हथियार रखने के लिए किसी कानून की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, इसलिए यहाँ के लोग बंदूक और पिस्तौल सरेआम लिए घूमते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष यहाँ हत्या हुई थी। वे हत्या की चिंता नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भिखमंगे का वेश बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए वे घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। एक स्थान पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डंडे पर पहुंच जाते हैं। इतने ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के नजर आ रहे थे। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतरते समय लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक ने उसको यह सोचकर मारना ठीक नहीं समझा कि वह थक चुका है, और इस तरह लेखक सबसे पीछे रह गए। जैसे वो आगे बढ़ा तो 2 रास्ते निकले हुए थे। जिस रास्ते पर लेखक चलने लगा तो पूछने पर पता चला कि यह रास्ता ठीक नहीं है। लेखक वापस आया और दूसरे रास्ते अर्थात सही रास्ते पर चला। लगभग शाम तक वह गांव पहुँचे। वहाँ सुमति गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक आगे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुमति बहुत जल्दी ही शांत हो गया। लेखक आगे बताता है कि लंकोर में वे उचित जगह पर ठहरे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्का, एक तरल तरह का पदार्थ खाने को मिला। ठीक है। अब लेखक की यात्रा आगे होती है। लेखक के अनुसार वे ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच गए थे जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के भीतर की पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी को तिंगरी समाधिगिरी कहते हैं। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को प्रतीत हुआ कि 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। लेखक ने उनको कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं उसी में गंडे बांटें, आसपास के गांव में न जाएं। लिहाजा पहुंचने पर लेखक उसे रुपये दे देगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान उठाने वाला नहीं मिला तो उन्हें स्वयं उठाना पड़ा। आग बरसाती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप भी बहुत कठोर थी, क्योंकि ऊंचाई पर थे वे लोग। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ रहा था। क्यों? तिब्बत जो है पहाड़ी इलाका है और वहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, धूप भी बहुत चटक होती है। उन्होंने पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। वे सुमत के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बंटी हुई है। इनका अधिकतर हिस्सा मठों में मिला हुआ है। स्वयं जागीरदार खेती करते हैं। उनके सारे रख रखाव एक भिक्षु देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर का मुखिया बड़ा ही सभ्य था। वे लेखक से बहुत प्यार से मिले।
वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया। वे मोटे कागज़ों पर लिखी हुई थी। कौन? पोथियाँ। हर पोथी का भार 15 सेर के लगभग था, 15 किलो के बराबर था। सेर 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है, पुराने तौल का एक बाट था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने में लग गया और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस तरह लेखक की वो ल्हासा की यात्रा पूरी होती है। इस पाठ में आपने देखा कि तिब्बती समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके रीति रिवाज कैसे थे, किस तरह उनका व्यवहार था यात्रियों के प्रति, किस तरह एक भिक्षुक का भी वो सम्मान करते थे, उसको भी रहने के लिए स्थान देते थे, उसको खाना भी देते थे। और क्या देखा आपने कि किस तरह समाज वहाँ पर जो है डाकू और चोर लुटेरों का भी भय था। वे लोग बिना किसी कारण के ही यात्रियों को मार देते थे। और क्या देखा आपने कि किस तरह जो है बौद्धों की मान्यताएं हैं, किस तरह जो है उनके मंदिर हैं, किस तरह उनकी कैसी उनकी पोथियां हैं। तो इस तरह जो है यात्रा वृत्तांत के द्वारा समाज की विशेष स्थान के विषय में आपको जानकारी मिलती है। इस पाठ को आप स्वयं पढ़ेंगे और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करेंगे।